दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों, सवालों की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न है, भगवान कार्तिकेय जी के वाहन का क्या नाम है? अपने उत्तर वीडियो में कमेंट करके जरूर दें। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है 7 भाई और एक औरत को पाने की प्रतिज्ञा। आइए कथा श्रवण करें। बहुत पुराने जमाने की बात है। एक राजा था, उसके 7 लड़के थे। 6 का विवाह हो गया था, 7वां अभी कुंवारा था। एक दिन वह महल में बैठा था कि उसे बड़े जोर की प्यास लगी। उसने इधर उधर देखा तो सामने से उसकी छोटी भाभी आती दिखाई दी। उसने कहा, भाभी मुझे एक गिलास पानी दे दो। महल में इतने नौकर चाकर होते हुए भी सबसे छोटे राजकुमार की यह हिम्मत कैसे हुई? भाभी मन ही मन खींच उठी। उन्होंने व्यंग भरे स्वर में कहा, तुम्हारा इतना ऊंचा दिमाग है तो जाओ रानी पद्मिनी को ले आओ। राजकुमार ने यह सुना तो उसका पारा एकदम से चढ़ गया और बोला, जब तक मैं रानी पद्मिनी को नहीं ले आऊंगा इस घर का अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। बात छोटी सी थी, लेकिन उसने उग्र रूप धारण कर लिया। रानी पद्मिनी कोसों दूर रहती थी। वहां पहुंचना आसान न था। रास्ता बड़ा दूभर था। जंगल, पहाड़, नदी नाले, समुद्र जाने क्या रास्ते में पड़ते थे। किंतु राजकुमार तो संकल्प कर चुका था और वह पत्थर की लकीर के समान था। उसने तत्काल मंत्री के लड़के को बुलवाया और उसे सारी बात सुनाकर 2 घोड़े तैयार करवाने को कहा। मंत्री के लड़के ने उसे बार बार समझाया कि रानी पद्मिनी तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, पर राजकुमार अपनी हट पर अड़ा रहा। उसने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, बिना रानी पद्मिनी के मैं इस महल में पैर नहीं रखूंगा। 2 घोड़े तैयार किए गए। रास्ते में खाने पीने के लिए सामान की व्यवस्था की गई और राजकुमार तथा मंत्री का लड़का रानी पद्मिनी की खोज में निकल पड़े। उन्होंने पता लगाया तो मालूम हुआ कि रानी पद्मिनी सिंघल द्वीप में रहती हैं, जहां पहुंचने के लिए सागर पार करना होता है। फिर रानी का महल चारों ओर से राक्षसों से घिरा है। उनकी किलेबंदी को तोड़कर महल में प्रवेश करना असंभव है। मंत्री के लड़के ने एक बार फिर राजकुमार को समझाया कि वह अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दे, अपनी जान को जोखिम में ना डाले। किंतु राजकुमार ने कहा, तीर एक बार तरकस से छूट जाता है तो वापस नहीं आता। मैं तो अपने वचन को पूरा करके ही रहूंगा। मंत्री का लड़का चुप रह गया। दोनों अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर रवाना हो गए। दोपहर को उन्होंने एक अमराई में डेरा डाला, खाना खाया, थोड़ी देर आराम किया, उसके बाद आगे बढ़ गए। चलते चलते दिन ढलने लगा। गोधूली की बेला आ गई। इसी समय उन्हें सामने एक बहुत बड़ा बाग दिखाई दिया। राजकुमार ने कहा, आज की रात इस बाग में बिताकर कल तड़के आगे चल पड़ेंगे। बाग का फाटक खुला था और वहां कोई चौकीदार या रक्षक भी नहीं था। मंत्री के लड़के ने इधर उधर निगाह डालकर कहा, मुझे तो यहाँ कोई खतरा दिखाई देता है। हम लोग यहाँ ना रुककर आगे और कहीं रुकेंगे। राजकुमार हंस पड़ा और बोला, बड़े डरपोक हो तुम। यहाँ क्या खतरा हो सकता है? देखते नहीं कितना हरा भरा सुंदर बाग है। मंत्री के लड़के ने कहा, आप माने या ना माने, मुझे तो लग रहा है कि यहाँ कोई भेद छिपा है। राजकुमार ने उसकी एक ना सुनी और अपने घोड़े को फाटक के अंदर बढ़ा दिया। बेचारा मंत्री का लड़का भी उसके पीछे पीछे बाग में घुस गया। ज्यों ही वे अंदर पहुंचे कि बाग का फाटक अपने आप बंद हो गया। राजकुमार और मंत्री के लड़के को काटो तो खून नहीं। यह क्या हो गया? मंत्री के लड़के ने राजकुमार से कहा, मैंने आपसे कहा था ना कि यहाँ ठहरना अच्छा नहीं, पर आप नहीं माने। उसका नतीजा देख लिया। राजकुमार ने कहा, वह सब छोड़ो, अब यह सोचो कि हम क्या करें। मंत्री का लड़का बोला, अब तो एक ही रास्ता है कि हम घोड़ों को यहीं पेड़ों से बांध दें और किसी घने पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ जाएं। देखें आगे क्या होता है। दोनों ने यही किया। घोड़े पेड़ से बांधकर वे ऊंचे पेड़ पर चढ़ गए और चुपचाप बैठ गए। अंधकार फैल गया, सन्नाटा सा छा गया। राजकुमार को नींद आने लगी। तभी उन्होंने देखा कि हवा में उड़ता कोई चला आ रहा है। दोनों कांप उठे। हवा का वेग रुकते ही वह आकृति नीचे उतरी। उसकी शक्ल देखते ही दोनों को लगा कि वे पेड़ से नीचे गिर पड़ेंगे। वह एक परी थी। उसने नीचे खड़े होकर अपने इर्द गिर्द देखा। तभी इधर उधर से कई परियां आ गईं। उनके हाथों में पानी से भरे बर्तन थे। उन्होंने वहां छिड़काव किया। वह पानी नहीं, गुलाब जल था। उसकी खुशबू से सारा बाग महक उठा।
अब तो उन दोनों की नींद उड़ गई और वे आंखें गड़ाकर देखने लगे कि आगे क्या वे करती हैं। हवा में उड़ती एक परी आ रही थी। उसी समय कुछ और परियां भी आ गईं। उनके हाथों में कीमती कालीन थे। देखते देखते उन्होंने वे कालीन बिछा दिए। फिर जाने क्या किया कि सारा मैदान रोशनी से जगमगा उठा। अब तो इन दोनों के प्राण मुंह को आ गए। उस रोशनी में कोई भी उन्हें देख सकता था। जगमगाहट में उन्हें दिखाई दिया कि एक ओर से दूध जैसे फव्वारे चल रहे हैं। पेड़ों की हरियाली अब बड़ी ही मोहक लगने लगी। जब वे दोनों असमंजस में डूबे उस दृश्यावली को देख रहे थे, आसमान से कुछ परियां एक रत्न जड़ित सिंहासन लेकर उतरी और उन्होंने उस सिंहासन को एक बहुत ही कीमती कालीन पर रख दिया। सारी परियां मिलकर एक पंक्ति में खड़ी हो गईं। राजकुमार ने अपनी आंखें मली। कहीं वह सपना तो नहीं देख रहा था। मंत्री का लड़का बार बार अपने को धिक्कार रहा था कि उसने राजकुमार की बात क्यों मानी। पर अब क्या हो सकता था। आसमान में गड़गड़ाहट हुई। दोनों ने ऊपर की ओर देखा। एक उड़न खटोला उड़ता आ रहा था। यह क्या? राजकुमार फुसफुसाया। मंत्री के लड़के ने अपने होठों पर उंगली रखकर चुपचाप बैठे रहने का संकेत किया। उड़न खटोला धीरे धीरे नीचे उतरा। उसमें से सजी धजी एक परी बाहर आई। वह उन परियों की मुखिया थी। सारे परियों ने मिलकर उसका अभिवादन किया और बड़े आदर से उसे सिंहासन पर बिठाया। थोड़ी देर के लिए वहां शांति छा गई। फिर मुखिया ने ताली बजाई। एक परी आगे बढ़कर उसके सामने खड़ी हो गई। मुखिया ने बड़ी शालीनता से कहा, जाओ उसको ले आओ। जो आज्ञा कहकर वह परी वहां से चल पड़ी और उसी ओर आने लगी जहां पेड़ पर राजकुमार और मंत्री का लड़का बैठे थे। दोनों की जान सूख गई। वे अपने भाग्य में क्या लिखा कर आए थे कि ऐसे संकट में फंस गए। परी उसी पेड़ के नीचे आई और राजकुमार की ओर इशारा करके कहा, नीचे उतरो, हमारी राजकुमारी ने तुम्हें याद किया है। राजकुमार हिचकिचाया। उसकी हिचकिचाहट देखकर परी ने कहा, जल्दी उतर आओ, हमारी राजकुमारी आपकी राह देख रही हैं। कोई चारा नहीं था। राजकुमार नीचे उतरा और परी के साथ हो लिया। दोनों राजकुमारी के पास पहुंचे। राजकुमारी ने सरक कर सिंहासन पर जगह बना दी और कहा, आओ यहाँ बैठो। राजकुमार ने उसकी बात सुनी, पर उसके बैठने की हिम्मत ना हुई। राजकुमारी ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, तुम कौन हो? राजकुमार ने धीरे से कहा, मैं प्रतापगढ़ के राजा का बेटा हूँ। तो तुम राजकुमार हो? राजकुमार ने मुस्कुराकर कहा। राजकुमार चुपचाप खड़ा रहा। राजकुमारी ने कहा, देखो यहाँ से कोसों दूर हमारा राज है। मैं वहाँ की राजकुमारी हूँ। बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी कि कोई राजकुमार यहाँ आए। आज तुम आ गए हो। इतना कहकर राजकुमारी राजकुमार की ओर एकटक देखने लगी। राजकुमार को लगा कि वह बेहोश होकर गिर पड़ेगा, पर उसने अपने आप को संभाल लिया। राजकुमारी की मुस्कुराहट और चौड़ी हो गई। बड़े मधुर शब्दों में बोली, तुम्हें मुझसे विवाह करना होगा। राजकुमार पर मानो बिजली गिरी। उसने कहा, यह नहीं हो सकता। क्यों? राजकुमारी ने थोड़ा कठोर होकर पूछा। इसलिए कि राजकुमार ने कहा, मैं रानी पद्मिनी की तलाश में निकला हूँ। मैंने प्रतिज्ञा की है कि जब तक वह नहीं मिल जाएगी मैं अपने महल का अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। ओह, यह बात है। राजकुमारी ने बड़े तरल स्वर में कहा, मैं नहीं चाहूंगी कि तुम अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ो। प्रतिज्ञा बड़ी पवित्र होती है, उसे तोड़ना नहीं चाहिए। तुम अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो, मैं उसमें तुम्हारी मदद करूंगी, पर एक शर्त पर। राजकुमार ने कहा, वह शर्त क्या है? राजकुमारी बोली, पद्मिनी को लेकर तुम यहाँ आओगे और मेरे साथ शादी करके अपने राज्य को जाओगे। इसमें मुझे क्या आपत्ति हो सकती है? राजकुमारी थोड़ी देर मौन रही, फिर बोली, तुम सिंघल द्वीप पहुंचोगे कैसे? राजकुमार ने कहा, क्यों, उसमें क्या दिक्कत है? राजकुमारी हंसने लगी। हंसते हंसते बोली, तुम बड़े भोले हो। अरे वहां पहुंचना हंसी खेल नहीं है। रास्ते में एक जादू की नगरी पड़ती है। सिंघल द्वीप का रास्ता वहीं से होकर जाता है। कोई भी तुम्हें अपने जादू में फंसा लेगा। तब राजकुमार ने हैरान होकर कहा। राजकुमारी बोली, तुम उसकी चिंता ना करो। यह लो, मैं तुम्हें एक अंगूठी देती हूँ। तुम जब तक इसे अपनी उंगली में पहने रहोगे तुम पर किसी का जादू असर नहीं करेगा। इतना कहकर राजकुमारी ने एक अंगूठी उसकी ओर बढ़ा दी। राजकुमार ने कहा, राजकुमारी, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। राजकुमारी बोली, इसमें एहसान की क्या बात है? इंसान को इंसान की मदद करनी चाहिए। राजकुमारी एक अंगूठी उसे दे दी। तुम्हारी यात्रा सफल हो, तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी हो।
राजकुमार ने उसका आभार मानते हुए सिर झुका दिया। रात बीतने वाली थी। राजकुमारी उठी और अपने उड़न खटोले पर बैठकर चली गई। परियों ने सारा सामान समेटा और वे भी अपनी अपनी दिशा को प्रस्थान कर गईं। राजकुमारी से विदा होकर राजकुमार डगमगाते पैरों से पर खुशी खुशी वहां आया जहां मंत्री का लड़का बड़ी व्यग्रता से उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। राजकुमार को सही सलामत लौटा आया देखकर मंत्री के लड़के की जान में जान आ गई। वह पेड़ पर से उतरा। राजकुमार ने उसे अपनी आप बीती सुनाकर कहा, देखो, कभी कभी बुराई से भी भलाई निकल आती है। फिर दोनों ने अपने अपने घोड़े तैयार किए और उन पर सवार होकर चल पड़े। जैसे ही फाटक पर आए कि वह खुल गया, दोनों बाहर हो गए। राजकुमार ने चलते चलते कहा, यह तो पहला पड़ाव था, अभी तो जाने कितने पड़ाव और आएंगे। मंत्री का लड़का गंभीर होकर बोला, यहाँ से तो हम राजी खुशी निकल आए, पर आगे हमें होशियार रहना चाहिए। वे लोग उस जादुई बाग से कुछ ही दूर गए होंगे कि आसमान में काले काले बादल घिर आए। खूब जोर की वर्षा होने लगी। वे एक घर में रुक गए। दोनों रात भर जगे थे। राजकुमार लेट गया और गहरी नींद में सो गया। मंत्री के लड़के को नींद नहीं आई। वह बैठा रहा। अचानक देखता है कि बराबर के कमरे से एक काला नाग निकल आया। यह उसी का घर था। अपने घर में उन अजनबी आदमियों को देखकर वह गुस्से से आग बबूला हो गया। बड़े जोर की फुफकार मारकर वह राजकुमार की ओर बढ़ा। राजकुमार तो बेखबर सो रहा था। मंत्री के लड़के ने मयान से तलवार निकालकर सांप पर वार किया और उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। फिर तलवार से उसे एक कोने में पटक दिया। बाहर अब भी पानी पड़ रहा था। मंत्री का लड़का उठकर घर के दरवाजे पर आकर खड़ा हुआ। थोड़ी देर बाहर का नजारा देखता रहा। सोचने लगा कि बैठे बैठे राजकुमार ने यह क्या मुसीबत मोल ले ली है। अच्छा होगा कि अब भी उसका मन फिर जाए और हम घर वापस लौट आएं। पर वह राजकुमार को जानता था कि वह बड़ा हठी था। जो सोच लेता था उसे पूरा करके रहता था और ना जाने क्या क्या विचार उसके दिमाग में चक्कर लगाने लगे। पानी थम गया तो उसने राजकुमार को जगाया। राजकुमार उठ बैठा। बोला, बड़े जोर की नींद आ गई। अगर तुम जगाते नहीं तो मैं घंटों सोता रहता। तभी उसकी निगाह एक और पड़े नागराज पर गई। वह चौंक कर खड़ा हो गया और विस्मित आवाज में बोला, यह क्या? मंत्री के लड़के ने सारा हाल सुनाते हुए कहा, वह तो अच्छा हुआ कि मुझे नींद नहीं आई। अगर सो गया होता तो यह नाग हम दोनों को डस लेता और हमारा सफर यहीं खत्म हो गया होता। राजकुमार मंत्री के लड़के के मुंह से सारी दास्तान सुनकर बोला, मित्र, जिसे भगवान बचाता है उसे कोई नहीं मार सकता। यह भी याद रखो, हम लोग एक बड़े काम के लिए निकले हैं। जब तक वह काम पूरा नहीं हो जाएगा हमारा बाल बांका नहीं होगा। मंत्री के लड़के ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। दोनों ने सामान संभाला, घोड़ों पर जीन कसे और आगे बढ़ चले। चलते चलते एक तालाब पर आया। सूरज सिर पर आ गया था। आसमान एकदम निर्मल हो गया था। वहां वे रुक गए, भोजन किया, थोड़ी देर विश्राम किया, फिर आगे चल दिए। आगे एक घना जंगल था। इतना घना कि हाथ को हाथ नहीं सूझता था। उसमें जंगली जानवर निडर होकर घूमते थे। डाकू छिपे रहते थे। वहां से निकलना हंसी खेल नहीं था। जब उन्हें यह जानकारी मिली तो मंत्री के लड़के का दिल दहल उठा। उसने राजकुमार की ओर देखा, पर राजकुमार तो जान हथेली पर लेकर महल से निकला था। उसने कहा, अगर हम इन छोटी छोटी बातों से घबरा जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। दोनों उस जंगल में घुसे। जैसा बताया था वैसा ही उन्होंने पाया। अंधेरी रात का सा अंधेरा फैला था। आगे आगे राजकुमार, पीछे मंत्री का लड़का। जानवरों की नाना प्रकार की आवाजें आ रही थीं। पंछी कलरव कर रहे थे। वे लोग बड़ी सावधानी से आगे बढ़ रहे थे। अचानक उन्हें दो आंखें चमकती दिखाई दी। राजकुमार ने अपने घोड़े को रोक लिया। खड़े होकर देखा तो सामने एक बाघ खड़ा था। क्षण भर में उन दोनों का खात्मा हो जाने वाला था, पर मौत सामने आ जाती तो कायर भी शूर बन जाता है। मंत्री के लड़के ने आव देखा ना ताव घोड़े पर से कूदा और तलवार से उस पर बड़े जोर का वार किया। राजकुमार ने भी भाले से उस पर हमला किया। बाघ वहीं ढेर हो गया। अब तो दोनों बाघ पर वार करने के बाद और भी चौकन्ने हो गए। बहुत से जानवर उनके पास से गुजरे, पर वे खूंखार नहीं थे। घोड़ों को देखकर रास्ते से हट गए। वे लोग पल भर को भी नहीं रुके। उन्हें पता नहीं चल रहा था कि वे कितना जंगल पार कर चुके हैं। सूरज ने भी वहां हार मान ली थी। उन्हें डर था कि कहीं रात ना हो जाए। रात में जंगली लोमड़ी भी शेर बन जाती है।
जंगली सूअर, नील गाय, भैंसे, शेर, चीते इधर उधर विचरण करने लगते हैं, पर वहां तो रात दिन एक सा था, उजाले का कहीं नाम ही नहीं था। उन दोनों ने हिम्मत नहीं हारी। उनके हौसले के सामने जंगल ने हार मान ली थी। जंगल समाप्त हुआ, खुला मैदान आ गया। दिन ढल गया था। मारे थकान के दोनों पस्त हो रहे थे। मंत्री के लड़के ने कहा, अब हम यहीं कोई अच्छी जगह देखकर ठहर जाएंगे। हम लोगों की ताकत जवाब दे रही है और हमारे घोड़े भी पसीने से तरबतर हो रहे हैं। राजकुमार ने उसके प्रस्ताव को मान लिया। कुछ कदम आगे बढ़ने पर पेड़ों को एक झुरमुट में उन्होंने डेरा डाला। पास में कुआं था, उससे पानी लेकर स्नान किया, ताजा होकर खाना खाया। मंत्री के लड़के ने कहा, मैं बहुत थक गया हूँ, आज की रात मैं खूब सोऊंगा, आप पहरा देना। राजकुमार बोला, ठीक है। दोनों अपने अपने बिस्तर पर लेट गए, पर थके होने पर भी मंत्री के लड़के की आंख नहीं लगी। वह चुपचाप बिस्तर पर पड़ा रहा। राजकुमार थोड़ी देर चौकीदारी करके जैसे ही बिस्तर पर लेटा कि नींद ने आकर उसे घेर लिया, वह सो गया। मंत्री के लड़के ने यह देखा तो उसे बड़ा गुस्सा आया, पर वह क्या कर सकता था। राजकुमार राजा का बेटा था और वह उसका चाकर। राजकुमार की रक्षा करना उसका कर्तव्य था और इसी के लिए वह उसके साथ आया था। जैसे तैसे सवेरा हुआ। मंत्री के लड़के ने राजकुमार को जगाया। आंखें मलता राजकुमार उठा और दिन के उजाले को लक्ष्य करके बोला, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं जागता रहूं, पर मैं इतना थक गया था कि ना चाहते हुए भी मेरे पलकें भारी हो गईं और नींद ने मुझे अपनी गोद में ले लिया। मंत्री के लड़के को अब उस पर क्रोध नहीं, दया आई और उसने कहा, कोई बात नहीं। पर राजकुमार का दिल रखने के लिए मुस्कुराकर कहा, ईश्वर को धन्यवाद दो कि रात को कोई दुर्घटना नहीं हुई। अनजानी जगह का आखिर क्या भरोसा कि कब क्या हो जाए। तैयार होकर वे फिर आगे बढ़े। चलते चलते काफी समय हो गया। आगे उन्हें एक नगर दिखाई दिया। उसे देखकर मंत्री के लड़के का माथा ठनका। राजकुमार तो भूल गया था, पर उसे याद था, परियों की राजकुमारी ने कहा था कि रास्ते में जादू की एक नगरी पड़ेगी। हो ना हो यह वही नगरी है। उसने राजकुमार से कहा, हम इस नगरी के किनारे के रास्ते से निकल चलें, बस्ती में ना जाएं। राजकुमार ने तुनक कर कहा, इतने दिनों से हम जंगलों और मैदानों में घूम रहे हैं, जैसे तैसे तो एक नगर आया है और तुम कहते हो इससे बचकर निकल चलें। नहीं, यह नहीं होगा। राजकुमार की इच्छा के आगे मंत्री का लड़का झुक गया और दोनों नगरी में प्रवेश कर गए। नगरी की बनावट और सजावट को देखकर राजकुमार मुग्ध रह गया। बोला, वाह, ऐसी नगरी को देखने के आनंद से तुम वंचित होना चाहते थे। ऐसे घर, ऐसे महल, ऐसे बाग बगीचे कहाँ देखने को मिलते हैं। अपने अपने घोड़ों पर सवार दोनों नगर के भीतर बढ़ते गए। अकस्मात भांति भांति के फूलों और लता गुल्मों से सजे एक बगीचे को देखकर राजकुमार अपने घोड़े पर से नीचे उतर गया और बगीचे की शोभा को निहारने लगा। तभी सामने के घर से एक बुढ़िया दौड़ी आई और राजकुमार से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। रोना रुका तो बोली, मेरे बेटे, तुम कहाँ चले गए थे। राजकुमार भौचक्का सा रह गया। यह माजरा क्या है। उसने बुढ़िया की बाहों से अपने को छुड़ाने की कोशिश की, पर बुढ़िया ने उसे इतना जकड़ रखा था कि वह अपने को छुड़ा नहीं पाया। बुढ़िया फिर बिलखने लगी। राजकुमार को उस पर दया आ गई। बोला, तुम चाहते क्या हो। सिसकते हुए बुढ़िया ने कहा, थोड़ी सी देर को मेरे घर के भीतर चलो। इतना कहकर उसने राजकुमार का हाथ पकड़ लिया। अपना पीछा छुड़ाने के लिए राजकुमार उसके घर के अंदर जाने को तैयार हो गया। मंत्री के लड़के ने मना किया, पर वह नहीं माना। उसने मंत्री के लड़के से कहा, तुम यहीं रहो, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर वह बुढ़िया के साथ चल दिया। सामने के घर का दरवाजा खुला था। ज्यों ही वे अंदर घुसे कि दरवाजा बंद हो गया। मंत्री के लड़के ने दरवाजे पर जाकर उसे खटखटाया, पर कोई नहीं बोला। उसने मन ही मन कहा, यह एक नई मुसीबत सिर पर आ गई, पर अब हो क्या सकता था। उसने बार बार दरवाजा खटखटाया, राजकुमार को पुकारा, लेकिन कोई नहीं बोला। हार कर वह अपनी जगह पर बैठ गया और राजकुमार के आने की प्रतीक्षा करने लगा। घंटों बीत गए, ना दरवाजा खुला, ना राजकुमार आया। घर के भीतर जो हुआ, मंत्री का लड़का उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। बुढ़िया जादूगरनी थी। उसने देख लिया था कि राजकुमार की उंगली में एक ऐसी अंगूठी है जिस पर जादू का प्रभाव नहीं हो सकता। इसलिए उसने जैसे ही राजकुमार का हाथ पकड़ा, अंगूठी उतार ली। अब राजकुमार उसके बस में था।
उसने घर के भीतर जाकर राजकुमार को मक्खी बना दिया। मक्खी सामने की दीवार पर जाकर बैठ गई। बुढ़िया ने जादू के जोर पर अपना सुंदर रूप बना लिया। असल में वह अपने असली रूप में आ गई और राजकुमार को भी मक्खी से उसके असली रूप में ले आई। हंसते हुए बोली, बहुत दिनों में तुम जैसा आदमी मिला है। राजकुमार हैरान रह गया। कहाँ गई वह बुढ़िया जो उसे वहां लाई थी? उसकी जगह यह सुंदरी कहाँ से आ गई? विस्मय से राजकुमार कभी उस युवती को देखता, कभी घर पर इधर उधर निगाह डालता, पर उसकी समझ में कुछ न आता। राजकुमार की यह हालत देखकर युवती जोर से हंस पड़ी और बोली, घबराते क्यों हो? मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ करूंगी। आओ मेरे साथ चौपड़ खेलो। राजकुमार ने दुखी होकर कहा, मैं यहाँ रुक नहीं सकता। क्यों? युवती ने पूछा। राजकुमार ने उसे सारी बात बता दी। बोला, मुझे जल्दी से जल्दी सिंहल द्वीप पर पहुंचकर रानी पद्मिनी से मिलना है। ठीक है, युवती ने उसकी ओर मुस्कुराकर देखा, पर तुम वहां पहुंचोगे कैसे? राजकुमार रानी पद्मिनी के चारों ओर की नाकेबंदी की बात सुनकर चुप था। फिर भी उसने अनजान बनकर कहा, क्यों? युवती बोली, पहले तो तुम सिंघल द्वीप पर पहुंच ही नहीं पाओगे। अगर किसी तरह पहुंच भी गए तो रानी पद्मिनी से नहीं मिल सकते। राजकुमार ने कहा, मुझे हर हाल में अपनी इच्छा पूरी करनी है। यदि मेरा प्रण पूरा नहीं हुआ तो मैं जान दे दूंगा। दोस्तों, आपको यह भाग कैसा लगा? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दीजिएगा और अगला भाग सुनना है तो उसके बारे में अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगी इसे शेयर जरूर करिएगा, जिससे लोगों को बढ़िया ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।